To e-learning classes of accountancy. Today in this lecture I am going to continue your chapter 9, that is general. In my last lecture I have started this chapter, and now some important terms and numerical I am going to explain you in this lecture, that is the lecture of chapter number 9, part 2. See, I told you in my last lecture what is journal. Journal is the book of original entry in which we record the transactions first time. Journal is that book in which we record the transaction first time, that is known as journal. तो जर्नल में हम सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये जर्नल होता है. तो द बुक इन विच अ ट्रांजेक्शन इज़ रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम अ सोर्स डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. और ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में सबसे पहली बुक कौन सी आपकी जर्नल है. जर्नल इज़ वन ऑफ द बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शंस आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल और डे टू डे ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. Is it clear? Now I am going to explain you the format of journal. How to record the transaction in journal, beta? We have to make a format. That format is date, particular, ledger folio number. It is a number in which the journal is recorded in ledger, amount debit and amount credit. The columns have been numbered only to show how the journal is written up. Otherwise the columns are not numbered. ठीक है. तो नंबर 1 का कॉलम कौन सा है आपका, डेट कॉलम है. इन द फर्स्ट कॉलम द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड, द ईयर एंड द मंथ इज रिटन ओनली वंस. जब आप डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लिखते हैं तो उसमें ईयर और मंथ को सिर्फ एक बार नोट डाउन करते हैं, और उसके बाद से आप जो है उसको उसी सीक्वेंस में मेंशन करते रहते हैं. जब मंथ चेंज होगा देन अगेन यू विल राइट मंथ वंस एंड देन यू अगेन स्टार्ट द थ्रू डेट्स ओनली. देन नंबर 2, पर्टिकुलर ईच ट्रांजेक्शन अफेक्ट 2 अकाउंट. डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है आपका. ईच ट्रांजेक्शन इफेक्ट 2 अकाउंट, वन इज डेबिट तो अदर वन इज क्रेडिटेड. तो द नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड इज रिटन फर्स्ट एंड द वर्ड DR इज ऑल्सो रिटन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉलम. जब हम डेबिट का हम पहला कॉलम होता है, क्रेडिट आपका सेकेंड कॉलम है. तो जब हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को इन डेबिट कॉलम तो हम उसके साथ लिख देते हैं DR, एंड देन उसके बाद जो है क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं क्रेडिट कॉलम में, तो उसको मेंशन करते हैं. देन at the end of in the second line the name of the account is to be credited as written. The credit account starts with the word to. और उसके बाद क्या होता है बेटा, जब हम डेबिट का ट्रांजेक्शन नोट डाउन करते हैं तो उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं, एंड देन क्रेडिट नोट डाउन करते हैं. तो क्रेडिट का जो कॉलम होता है उसमें CR नहीं लगता, बल्कि वो स्टार्ट होता है 2 वर्ड से. इट स्टार्टेड विद 2. तो 2 आप फ्यू स्पेस छोड़ करके हम 2 लिखते हैं, और फिर आप उसमें जो है आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर देते हैं. ठीक है. देन उसके बाद जब हम एक ट्रांजेक्शन को पूरा कर लेते हैं जर्नल के फॉर्म में, तो हम उसके नीचे नोट डाउन करते हैं, दैट इज़ नरेशन. आफ्टर ईच एंट्री अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन टुगेदर विद नेसेसरी डिटेल इज गिवन. दिस एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड नरेशन. ठीक है. आफ्टर ईच एंट्री हम उसमें जो है नरेशन नोट डाउन करते हैं, जिसमें हम सारा एक्सप्लेनेशन देते हैं. द नरेशन हेल्प्स टू नो इन फ्यूचर द रीज़न फॉर एंट्री एंड ऑल्सो एज टू वाई अ पर्टिकुलर अकाउंट वॉज डेबिटेड और credited. So it is necessary to write the narration after each entry and should be short, complete and clear narration should be there. Then next column आता है LF, ledger folio. All entries from the journal are later posted into the ledger account. The page number 2 or folio number of the ledger account where the posting has been done from the journal is recorded in LF. LF में हम पेज नंबर लिख देते हैं जो ऑन किस पेज पर हम LF में लेजर फोलियो में जर्नल की एंट्री को पोस्ट कर रहे हैं, दैट शुड बी रिटन. इफ़ यू मेक अ पोस्टिंग इन मशीनरी अकाउंट, फॉर एग्जांपल बेटा अगर हम मशीनरी अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं और पेज नंबर 40 पे है, तो आप LF कॉलम में 40 लिख देंगे, सो दैट जब भी हम लेजर फोलियो ओपन करेंगे तो सीधे 40 नंबर पेज खोलेंगे, सो दैट वी कैन कम टू नो अबाउट द मशीनरी अकाउंट. 3 एडवांटेजेस इसके लेजर फोलियो की है बेटा. द लेजर फोलियो कॉलम इन जर्नल शोज वेदर एन एंट्री हैज़ बीन पोस्टेड और नॉट. इससे आपको ये फ़ायदा है कि आपको पता चल जाता है कि एंट्री आपने लेजर में पोस्ट करी है या नहीं करी. पेज नंबर से आप इंडिकेट हो जाते हैं, उसी पेज को ओपन करके आप ट्रांजेक्शन्स को चेक कर सकते हैं एट अ ग्लांस. देन ट्रायल बैलेंस जो प्रिपेयर होता है उसमें उस पॉसिबल हो जाता है कि हर लेजर फोलियो को ओपन करिए और ट्रांजेक्शन्स को वहाँ से रिकॉर्ड कर दीजिए इन द बुक्स. देन अमाउंट डेबिट. इन द फोर्थ कॉलम द अमाउंट ऑफ द अकाउंट बीइंग डेबिटेड इज रिटन. ठीक है. देन उसके बाद फोर्थ कॉलम क्या होता है आपका, डेबिट कॉलम, जिसमें आप अमाउंट डेबिट हो रही है वो नोट डाउन करेंगे. फिफ्थ कॉलम इज क्रेडिट कॉलम, जिसमें अमाउंट जो क्रेडिट हो रही है उसको हम नोट डाउन करेंगे. नाउ सी द स्टेप्स ऑफ जनरलाइजिंग अ ट्रांजेक्शन. Before recording a journal entry, it is essential to analyze the transaction in order to determine the 2 accounts which are affected. स्टेप्स ऑफ जनरलाइजिंग के सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है इसमें कि कौन से 2 अकाउंट इफेक्टेड हैं और कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है. इसको सबसे पहले हमें चेक करना होता है, तभी हम इसमें जो है नोट डाउन कर सकते हैं एंट्रीज़ को.
इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज़ द वर्ड अकाउंट और अकाउंट आफ्टर द पर्सनल अकाउंट। अगर आप किसी पर्सन का नेम का कर रहे हैं एंटर, पर्सनल अकाउंट के आगे अकाउंट वर्ड लगाना ज़रूरी नहीं है, या अगर आप अकाउंट लगा रहे हैं तो उस पर्सन के नेम के आगे अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, देन आपका अकाउंट वर्ड यूज़ में आता है। ठीक है। एट द एंड ऑफ ईच पेज बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम आर टोटल्ड अप। और जब हमारा चाहे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, एंड ऑफ ईच पेज हमें जो है टोटलिंग करनी होती है, सो दैट वी कैन कम टू नो कि इस पेज में आपका डेबिट कॉलम का टोटल कितना है और क्रेडिट कॉलम का टोटल कितना है। फिर उसके बाद हम उसको टोटल करने के बाद अगर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो टोटल लिख देंगे, नहीं कंप्लीट हुआ तो वहाँ नीचे लिख देंगे टोटल कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड मतलब नेक्स्ट पेज पे हम उसको लेके जा रहे हैं, C/F कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। और फिर नेक्स्ट पेज पे जब हम स्टार्ट करते हैं उसके आगे का ट्रांजेक्शन, उस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, तो हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल बॉट फॉरवर्ड। जब बॉट डाउन हो जाएगा वो, तब हम उसको मैंशन करेंगे इन द जनरलाइजिंग। नाउ सी, ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ सी जो उसमें हम कैसे कैसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। मीनिंग ऑफ गुड्स। गुड्स आर दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। गुड्स वो चीज़ होती है बेटा जिसको हम परचेज करते हैं रीसेल के लिए। कोई भी प्रोडक्शन अगर हम कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, तो इट इज़ टर्म्ड एज गुड्स। इन अदर वर्ड्स, गुड्स आर द कमोडिटीज़ इन विच द बिजनेस डील। वो कमोडिटीज़ जिससे बिजनेस डील करता है, दैट इज़ कॉल्ड गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ क्लोथ मर्चेंट परचेज क्लोथ, the cloth will be termed as purchase. But if the same cloth merchant purchase furniture, so that furniture is his asset. क्योंकि ये सोफ़ा सेट या कुछ भी परचेज कर रहा है कस्टमर को बैठने के लिए, तो प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा है, तो वो उसकी क्या हो जाती है, एसेट हो जाती है, और उसको हम फर्नीचर अकाउंट में डेबिट करेंगे। लेकिन जो गुड्स को सेल करने के लिए, रीसेल के लिए यूज़ कर रहा है, उसको आप परचेज अकाउंट में लेकर जाएंगे। ठीक है। गुड्स को हम 5 अकाउंट्स में क्लासीफाइड करते हैं बेटा। नंबर 1, परचेज अकाउंट। व्हेन गुड्स आर परचेज, इंस्टीड ऑफ डेबिटिंग गुड्स अकाउंट, परचेज अकाउंट इज डेबिटेड। जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो गुड्स अकाउंट में नहीं जाता है, वो परचेज अकाउंट में डेबिट होता है वो अमाउंट, और जर्नल एंट्री बन देती है परचेज अकाउंट डेबिट। एंड देन परचेज अकाउंट जो होता है आपका नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज वाला रूल इसमें फॉलो होता है। नंबर 2, सेल्स अकाउंट। व्हेन गुड्स आर सोल्ड, इंस्टीड ऑफ क्रेडिटिंग गुड्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। सेल्स अकाउंट वर्ड लिख देते हैं, वो क्रेडिट हो जाता है इसमें। तो सेल्स अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है, तो इसलिए इसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये वाला पॉइंट यूज़ होगा। देन परचेज रिटर्न। अगर गुड्स को जो हमने परचेज करा है वो ख़राब है, तो उसको रीसेल के लिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो इट इज़ ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट, तो उसको हम रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट में शो करते हैं, और परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट हो जाता है क्योंकि इससे गुड्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। देन सेल्स रिटर्न। गुड्स को अगर हम सोल्ड कर रहे हैं और हमारे पास रिटर्न आ रहा है, तो रिटर्न इनवर्ड हो गया, तो इसमें आपकी वैल्यू गुड्स की बढ़ा दी, इसलिए रिटर्न इनवर्ड जो होता है, एक्सपेंसेस बढ़ गया तो रिटर्न इनवर्ड डेबिट हो जाता है। एंड देन अब जो गुड्स अनसोल्ड रह जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको हम स्टॉक अकाउंट में डालते हैं। Now see important points to be taken into consideration in the transaction relating to the purchase or sale of goods. It has to be decided whether a transaction is for cash or credit. जब भी हम किसी भी ट्रांजेक्शन में कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं तो हमें पहले ये चेक करना पड़ता है कि कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, और ये पॉइंट्स कंसिडर करते हैं while posting in the credit or cash transaction. If in the transaction relating to purchase or sale of goods the name of purchaser or seller is not given, इट इज़ कंसिडर्ड एज कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन कब माना जाता है, जब परचेजर या सेलर किसी का नेम नहीं गिवन है, तो दैट ट्रांजेक्शन इज़ नोन एज कैश ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड फॉर ₹50,000, ये कैश ट्रांजेक्शन है क्योंकि इसमें परचेजर या सेलर का नेम गिवन नहीं है। इफ़ इन द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू परचेज और सेल ऑफ गुड्स द नेम ऑफ द परचेजर और सेलर इज़ गिवन अलॉन्ग विथ कैश, इट इज़ कंसिडर्ड एज कैश ट्रांजेक्शन। और अगर कैश के साथ उस परचेजर का सेलर का नेम गिवन है, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑन कैश, तब भी ये कैश ट्रांजेक्शन माना जाता है बेटा। If in the transaction relating to purchase or sale of goods the name of purchaser or seller is given and it is not stated whether it is cash or credit transaction, it is considered to be credit transaction. लेकिन अगर सिर्फ purchaser या seller का नेम given है, आगे कैश नहीं लिखा है, तो it is considered as credit transaction. For example, goods sold to Gopal. In case of expenses, even if the name of the party receiving or making payment is given, it is still considered as a cash transaction. जैसे सैलरी पेड टू मुकेश, तो ये कैश ट्रांजेक्शन हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसको हम ऐसे शो कर देते हैं। इज इट क्लियर बेटा? ये रूल्स हैं जर्नलाइजिंग के ट्रांजेक्शन। इन माई नोट्स आई एम गिविंग, नोट्स में आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन मिलेगा, एंड इन माई जूम मीटिंग आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू डू ऑल दीज ट्रांजेक्शन इन जर्नल एंट्रीज। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, नोट डाउन ऑल द थिंग्स इन योर कॉपी प्रॉपरली।